नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की। एक ऐसा संघर्ष जो वक्त बीतने के साथ और तेज होता जा रहा है। तो क्या है मौजूदा हालात और क्या है इन देशों की रणनीति, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे। साथ ही इसी पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेबनान की राजधानी बेरूत का ताबड़तोड़ हमला जारी। हसन नसरअल्लाह के उत्तराधिकारी को निशाना बनाने का किया दावा। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर फिर बोला हमला। आमने सामने की लड़ाई में अब तक 250 हिजबुल्लाह वाले ढेर। इजराइल ने काटा लेबनान का सीरिया से जमीनी संपर्क। हिजबुल्लाह को सामरिक मदद पहुंचाने वाली बड़ी लाइन बाधित। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को अवली नदी के उत्तर में चले जाने का दिया आदेश। इजरायली सेना पर इराक के शिया संगठनों का बड़ा हमला। गोलान की पहाड़ियों पर ड्रोन हमले में 2 इजरायली सैनिकों की मौत, 24 अन्य सैनिक घायल, कई की हालत गंभीर। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद पहली बार सामने आए ईरानी सुप्रीम लीडर। तेहरान में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए आयतुल्ला अली खामेनेई की इजराइल को धमकी। कहा, जरूरत हुई तो फिर करेंगे हमला। भारत ने पश्चिम एशिया संकट पर जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय टकराव में न बदलने पर दिया जोर। संयम और संवाद पर दिया बल। और आइए अब शुरुआत करते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह चीफ नसरअल्लाह के खात्मे के बाद अब संगठन को खत्म करने में जुट गया है और इसके लिए इजरायली सेना यानी आईडीएफ की ओर से दक्षिणी लेबनान में जमीनी स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। साथ ही इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान के 37 और गांवों को खाली करने का भी निर्देश दिया है और ऐसे में इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही जमीनी संघर्ष का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अपने ही गढ़ में घिरा हिजबुल्लाह। दक्षिणी लेबनान में तेज हुई लड़ाई। क्या इजरायली मार झेल पाएगा हिजबुल्लाह? इजराइल गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद अब हिजबुल्लाह को नेस्त नाबूद करने के इरादे से उसके गढ़ लेबनान में बड़ी कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार को एक बड़े हमले में लेबनान को ईरान के एक और घनिष्ठ मित्र देश सीरिया से संपर्क काट दिया। इजरायली सेना ने कहा है कि हमले में मासना क्रॉसिंग पर हिजबुल्लाह की उन सुरंगों को ध्वस्त कर दिया गया है जिसके जरिए हथियारों की तस्करी की जाती थी। रात में किए गए हवाई हमले में नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमले में सफीउद्दीन को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। इस बीच समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने नेता हसन नसरल्लाह की मैयत को अस्थायी रूप से दफना दिया है। सूत्रों के अनुसार संगठन अनुकूल परिस्थितियां होते ही नसरल्लाह को फिर से सुपुर्दे खाक करेगा। शुक्रवार को इजरायली जमीनी हमलों का निशाना दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले गांव और हवाई हमलों का निशाना बैरूत में उसके ठिकाने रहे। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हमले में कई शीर्ष कमांडर ढेर हो गए। इस बीच इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान के 37 और गांवों को खाली करने का निर्देश दिया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही जमीनी संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। भीषण लड़ाई के बीच ईरानी विदेश मंत्री लेबनान पहुंच गए हैं। उनके जहाज की लैंडिंग से ठीक पहले बैरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इजराइल ने भीषण बमबारी की। अब तक जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह के 100 सदस्य ढेर हो चुके हैं, जबकि इजरायली सेना के 9 जवानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।
तो दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से अब आमने सामने की जो लड़ाई है वो और तेज गति से अब शुरू हो चुकी है और लगातार इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इसके मायने हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या दूरगामी यहाँ पर परिणाम निकलते हुए सामने आएंगे, उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संकट एक तरह से वैश्विक बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अतुल अनेजा जी जुड़ रहे हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि सामने जो वैश्विक संकट है वो तो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है, ऐसे में इजराइल और उसके बाद लेबनान और अब जैसा हम देख रहे हैं ईरान, साफ तौर पर तमाम बड़ी बातें हर रोज यहां से, हर मिनट यहां से निकलते हुए सामने आ रही हैं। हर वक्त देखने को मिल रहा है कि कुछ नया यहां पर देखने को सामने निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं उससे वैश्विक संकट और कितना बढ़ता और गहराता जाएगा? गौरव, हमें देखना है कि बेसिक इक्वेशन इस वक्त क्या है। जी। ईरान ने हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, और ये अब इजराइल भी मानता है कि बहुत सारी मिसाइल जो हैं उनका वो नष्ट नहीं की गई, वो लैंड की हैं। हालांकि उससे जानी नुकसान नहीं हुआ है, वो बात सही है, लेकिन कैपेबिलिटी ईरान ने दिखा दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो अटैक फिर से कर सकता है। ये एक इक्वेशन। अब इसके जवाब में इजराइल क्या करता है, हम उस कगार पे अब खड़े हैं। अगर तो इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, जी। मुझे लगता है कि कुछ अटैक उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त बहुत है कि इसकी जवाबी कार्रवाई कुछ करनी चाहिए। तो वो कहाँ लेके जाती है? क्या वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक होता है, ऑयल टर्मिनल्स पे अटैक होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान कुछ उसके ऊपर करेगा। अमेरिकी बेस है दक्षिण ये खाड़ी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हैं, जैसे यूएई में, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन। तो एक तरह से एक स्पाइरल बन सकता है। तो हम इस वक्त एकदम एक नाइफ एज पे हैं, और जो नज़र हमें बना के रखनी है वो इजरायली रिस्पांस के ऊपर होगी। जी। एक बात, और दूसरी बात, क्या वो इजरायली रिस्पॉन्ड अकेले करेगा कि क्या अमेरिका भी उसमें शामिल होगा? इन टर्म्स ये नहीं कि उसके साथ में कोई एक तरह से कोई लैंड इन्वेजन होने वाला है कुछ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के समुद्री बेड़े जो हैं वो वहाँ पर हैं मेडिटेरेनियन में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में। क्या वहाँ से टोमाहॉक मिसाइल्स फायर होती हैं इन सपोर्ट ऑफ इजराइल ईरान के अंदर? तो ये देखते हैं कि क्या अमेरिका उसमें इन्वॉल्व होता है कि नहीं। ये दो बेसिकली वेक्टर्स हैं, और इस वक्त बॉल जो है वो इजराइल के कोर्ट में है। ऐसे में आगे की बात जी करनी। अतुल जी, जैसा कि खामनेई ने जो बातें कही हैं, साफ तौर पर जो बड़ा संबोधन दिया, उसमें भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब जो देश हैं उनको, मतलब इनके साथ ईरान के जो आपसी जो देश हैं साथ में मिलकर आगे बढ़ने वाले, तो उनको साथ आने की बात भी उन्होंने कही है। और ऐसे में साफ तौर पर ये एक बड़े संकेत भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये संघर्ष और भीषण हो सकता है। नहीं, जो देश ईरान के साथ इस वक्त हैं गौरव, वो दो देश हैं फ्रैंकली। एक तो है इराक, क्योंकि इराक में भी एक हिजबुल्ला एलिमेंट ट्रेंड है और वहाँ से भी फायरिंग हो रही है इसराइल के ऊपर। और दूसरा देश है यमन, जहाँ पर हुती ईरान के समर्थक हैं, जो रेड सी पे जो शिपिंग हो रही है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि साथ ही रहेंगे ईरान के, उसके अलावा कोई तीसरा देश नहीं आने वाला। मुझे नहीं लगता है कोई तीसरा देश आएगा। तो अब जो है इजराइल की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, ये दोनों देशों के ऊपर भी हो सकती है, और यमन के ऊपर पहले भी हुई है। जो हुदैदा उनका एक समुद्री तट है, एक टर्मिनल है, तो वहाँ पर अटैक्स इजराइल के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वहाँ पर अटैक हो सकता है। जहाँ से मिसाइल फायरिंग हो रही है हुतीज़ की, वहाँ पर अटैक हो सकता है। और दूसरा अटैक जो हो सकता है वो इराक के ऊपर हो सकता है। और तीसरा फ्रंट हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है सीरिया। जी। क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जहाँ बात होती है ईरान की तरफ से, कि उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में हिजबुल्ला लेबनान में, और बशार अल असद की जो सरकार है वो सीरिया में, यमन के हुती और इराक, ये बेसिकली 4 एक्सेस के ऊपर जो है ईरान के सपोर्टर्स हैं। तो यहाँ से कार्रवाई इजराइल की तरफ हो सकती है, वो बात सही है, लेकिन मेन फोकस गौरव वो ईरान के ऊपर है। और अब इस वक्त अगर इजराइल के पक्ष से देखें तो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा क्या है? इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन पावर बन के तो नहीं निकलता।
क्योंकि वो फिर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है। तो इसलिए जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, एक फैसिलिटी गौरव है फोर्दो, जहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट होती है। ये अगर जी। मैं खुद वहाँ जा चुका हूँ, ये तेहरान और कोम कोई डिस्टेंस कोई 50-54 किलोमीटर का है। उसके बीच में एक पहाड़ी जैसा इलाका आता है और पहाड़ी के बीच में खोद के ये एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट बनाया हुआ है, और उसके साथ उसको डिफेंड करने के लिए रशिया से S-300 मिसाइल्स लाई गई हैं। वैसे 4-5 और हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्दो। तो हमें ये देखना है कि अगर इजराइल के अटैक्स इसके ऊपर होते हैं, फोर्दो के ऊपर और एंसिलरी फैसिलिटीज़ के ऊपर, तब ईरान को जो है वो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। मुझे लगता है फोकस ज़्यादा ईरान के ऊपर है। और हूतीज़ हाँ अभी तक आए हैं, उन्होंने रेड सी पे शिपिंग की है, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री तौर पे एक सपोर्ट है। मेन कोर जो है इस वक्त इजराइल एक तरफ है, लेबनान जहाँ पर आपने बात की है वहाँ पर एक संघर्ष चल रहा है, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ईरान। इन तीनों में क्या आगे बढ़ता है, क्या क्या एक तरह से घटनाक्रम आता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये लड़ाई सिर्फ सीमित रहेगी एक रीजन के ऊपर, कि क्या ये ग्लोबल डायमेंशन ले सकती है। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि रूस और ईरान और चीन और ईरान भी काफ़ी एक दूसरे के साथ हैं। रूस के प्रधानमंत्री तेहरान पहुंचे थे 2 दिन पहले, और उसके बाद उप प्रधानमंत्री कल पहुंचे थे, कल या परसों की बात। ये लास्ट 2-3 दिन में जो है रशियन इंटरवेंशन एक तरह से आ रही है वहाँ पर। तो ये जो फैलने वाली जो अगर हम बात करें, उसमें ये इक्वेशन फिर आएगी कि रशिया और चाइना कैसे उसको रिएक्ट करता है अगर ईरान के ऊपर हमले हुए और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। क्या वो अकेला पड़ेगा कि उसके साथ कोई अतुल जी, भारत के अगर लिहाज से हम देखें जी, अतुल जी भारत के लिहाज से देखें तो साफ तौर पर इजराइल से भी बड़े अच्छे संबंध हैं और साथ ही साथ ईरान के साथ भी भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो भारत के आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, सॉरी जी। अतुल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है जी। मैं कह रहा हूं कि भारत के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो अब की बार जो ये संघर्ष चल रहा है, चाहे हम यहां पर इजराइल की बात कर लें चाहे हम ईरान की बात कर लें, तो दोनों देशों के बीच अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, भारत के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट है गौरव। सबसे बड़ी बात है अगर ये फैलती है, अगर ये वॉर ईरान के लेट से हम सोचते हैं कि उनके ऑयल टर्मिनल्स पे अटैक है, तो कच्चा तेल की जो प्राइस होगी ना वो इमीडिएटली स्काई रॉकेट करेगी जी। अगर हमें $50-60 पर बैरल अभी मिल रहा है, तो वो अगर बहुत अचंभे वाली बात हुई कि ये $100-150 पर जाए जी। और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पेट्रोल पंप पे पड़ेगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। तो एक तो ये सीधा सीधा इसके ऊपर है जी। लेकिन दूसरा गौरव, उससे ज़्यादा अगर स्पाइरल होती है, सपोज ईरान ने अटैक किया जो अमेरिकन बेसिस हैं, मैं इससे एज्यूम कर रहा हूँ कि अमेरिका भी शामिल हो रहा है इसराइल के साथ अटैक्स करने में जी। वो बेसिस कहाँ हैं? यूएई में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर एक संकट की घड़ी बनेगी और वहाँ पर बहुत सारे भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं। तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकता है अगर ये लड़ाई गल्फ तक फैले। उनकी इवैक्यूएशन कैसे होगी वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये वैसी स्थिति नहीं है जैसे 2006 में लेबनान में हुई थी जी। लेबनान में जो लोग थे, हमने अपने नेवल शिप्स भेजे, उनको निकाल के साइप्रस ले गए, साइप्रस से इंडिया लेके आ गए जी। लेकिन यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है। लिबिया में हमने ऐसी इवैक्यूएशन की थी 2011 जी। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं गौरव, ये जो तादाद बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, ये तमाम चुनौतियां हैं जिनको देखना होगा, और वही जैसा कि हम देख भी रहे हैं और इस बात को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो वक्त बीतने के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर अब की बार बड़े संकट की ओर तो इशारा कर ही रहा है, साथ ही साथ आने वाली रणनीतियाँ और नीतियाँ कैसे बनती हैं उसकी ओर भी एक बड़ा इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण सागर यानी कि आपसी विचारों पर आधारित साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास, आर्थिक विकास और पारस्परिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में हिस्सा लिया और आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ भविष्य की नीतियों और रणनीतियों पर बल दिया। नई दिल्ली की मेजबानी में हो रहे हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में भारत का संदेश एकदम साफ है। ये संदेश है नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान का। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब इस संवाद में हिस्सा लेने पहुंचे तो उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है और हिंद प्रशांत में देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। India's unwavering commitment to a rules-based international order, respect for international law, the adherence to the principles enshrined in the United Nations Convention on the Laws of the Sea, UNCLOS, are cornerstones of our foreign policy. रक्षा मंत्री ने बदलते वैश्विक हालात की वो संकेत तो किया ही, साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत को इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय और पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के साथ साथ हर मुश्किल घड़ी में सबसे पहले मदद को पहुंचने के तौर पर देखा जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के हित किसी और देश के साथ टकराव से जुड़े हुए नहीं हैं। साथ ही याद दिलाया कि किसी और देश के साथ भी अन्य देशों के हितों से नहीं टकराने चाहिए। India's vision for the Indo-Pacific anchored in the principles of Sagar, security and growth for all in the region. रक्षा मंत्री ने देश की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को सराहते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना और विशेष रूप से नौसेना क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने में आगे आगे है। रक्षा मंत्री ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत पर जोर देते हुए कहा कि भारत का मानना है अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो बातें हैं, अब वहां पर बहुत इसके दूरगामी भी परिणाम निकलते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। क्या कुछ रणनीतियां इसमें बनती हुई नजर आ रही हैं? अतुल अनेजा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी का ही रुख करता हूं। अतुल जी, साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर भी जो तमाम चुनौतियां हैं और रणनीतियां हैं वो लगातार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके दूरगामी परिणाम किस तरह से निकलते हुए सामने आएंगे, जिससे जो आपसी जो क्षेत्र हैं जिनके साथ आपसी सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है, वो निरंतर विकास की इस गतिशीलता में और गति पकड़ सके? गौरव जी, यही आप देखेंगे तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा डॉक्ट्रिन क्या है, प्रिंसिपल क्या है ये इंडो पैसिफिक के ऊपर, वो कहा गया है कि सागर, सिक्योरिटी ऑफ ऑल एंड ग्रोथ इन द रीजन। इसमें ऑपरेटिव वर्ड है सिक्योरिटी फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी कंटेनमेंट पॉलिसी में नहीं पड़े हुए हैं। सबटेक्स्ट चाइना,
कि हम नहीं चाहते कि चाइना के कंटेनमेंट के ऊपर हम हैं, हमारा सागर डॉक्ट्रिन वो नहीं कहता, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर हो जिसके ऊपर जो ट्रेड है, ट्रेड रूट्स हैं, वो सिक्योर रहें और पीसफुल तरीके से, अगर विवाद भी हैं तो वो उसकी जो एक तरह से पीसफुल रेजोल्यूशन हो, उसका आधार क्या होगा, वो है यूनाइटेड नेशंस, ये अंक्लॉस की बात करते हैं, लॉ ऑफ द सी के ऊपर जो कानून है उसके अंतर्गत जो है समाधान हो, जो समस्या हो। जी। तो हमारा जो रवैया एक तरह से है, कोई आक्रामक रवैया नहीं है, लेकिन लेजिटिमेट रवैया है कि ट्रेड कॉमर्स पीसफुल तरीके से हो और रूल्स के अनुसार हो, लेकिन हमारा जो डॉक्ट्रिन है किसी को कंटेन करने का नहीं है, वो एक सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और रीजन के अंदर ऑल चाइना भी इंक्लूडेड है। बिल्कुल, एक तरह से बड़ी नुआंस पोजीशन है भारत की। जी। ऐसे में अतुल जी, दर्शकों के लिए यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इस पर आखिर सबकी नज़रें क्यों हैं? क्या यहाँ की स्थितियाँ हैं, क्या यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, और साफ तौर पर आखिर ये जो पूरा क्षेत्र है वो किस तरह से इसके विस्तारीकरण को लेकर, इसमें विकास को लेकर और सुरक्षा को लेकर, मद्देनजर को लेकर, जो आज हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बातें कही, वो कितना यहाँ पर बड़े बदलावों की ओर इशारा करती हैं? तो क्या कुछ है ये, थोड़ा दर्शकों को आसान भाषा में अगर आप समझा पाएँ तो। गौरव जी, ये जो दुनिया का सबसे तेज ग्रोथ एरिया है, जिसको इंडो पैसिफिक हम कहते हैं, इसमें इसका कोर बनता है आसियान के 10 जो देश हैं, जी, एसोसिएटेड ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये एक वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन है, और अगर ट्रेड की बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है जहाँ पर ट्रेड बढ़ रही है। जी। तो एक तरह से एक दुनिया का ये बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है इंडो पैसिफिक एरिया, ठीक है। और इसके अंदर खास देश अब आ जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मलेशिया, सिंगापुर से लेके इंडोनेशिया, भारत इस तरफ पड़ता है। तो ये एक तरह से म्यांमार, ये सब देश जो है ये एक दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि ये ग्रोथ इंजन है पूरे दुनिया का, यहाँ पर शांति बरकरार रहे। बिल्कुल। शांति के लिए चैलेंज कहाँ आ रहा है? चैलेंज आ रहा है कि चीन की तरफ से साउथ चाइना सी के ऊपर जो क्लेम्स आ रहे हैं, उसके जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, कोई बहुत सारे देशों के साथ, वियतनाम से लेके मलेशिया, ब्रुनेई, सबके साथ चीन के साथ एक तरह से डिस्प्यूट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी टेरिटरी के ऊपर डिस्प्यूट है। और इसके नीचे, इसके पीछे एक आर्थिक भी कनेक्शन है गौरव जी, वो ये है कि ये एरिया जो है यहाँ पर बहुत रिसोर्सेज है, अंडर सी रिसोर्सेज हैं। जी जी। और तेल से लेके पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। तीसरी बात, अगर हम देखें जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो केबल्स के थ्रू जाती है, वो इसी एरिया से जा रही है कि आसियान और बाकी का जो विश्व है वो जुड़ता है, कुछ अंडर सी केबल्स से यहाँ जा रही है, तो जिसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से ग्लोबल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी के एंगल से भी देखें तो ये रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ये कह रहा है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण रीजन है ये, तो यहाँ पर अगर कोई विवाद है तो विवाद को प्रिंसिपल्स जो है वो हमने ले कर दिए हैं, वो अंक्लॉस के प्रिंसिपल्स है, वो लॉ है, और कॉपरेशन से बात हो, लेकिन वो सागर के डॉक्ट्रिन के आधार पे हो। तो ये हमारे एक तरह से अप्रोच है, हमारी भारत की अप्रोच है कि ये विवाद जो है शांतिपूर्ण तरीके से हल हो, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अतुल जी, भविष्य की रणनीतियों को अगर हम देखें तो भारत किस तरह से इसमें अपनी जो पूरी भागीदारी तो यहाँ पर निभा ही रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि शांति और समृद्धि की जो बात भारत हमेशा से करता रहा है वैश्विक स्तर पर भी, वो यहाँ पर कितनी कारगर और आने वाले समय में उसके लिए किस तरह से जो रूपरेखा है वो रखी जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा संक्षेप में हमें जवाब दें, क्योंकि हम अपने शो के अंतिम क्षण में आ गए हैं। तो फाइनल कमेंट आपका। हाँ गौरव जी, ये हमें देखना पड़ेगा, जब कोविड आया था जी, तो उस टाइम पे भारत और जो ये देश हैं यहाँ के इंडो पैसिफिक के, इनके बीच में बातचीत हुई थी, और उसको हमने एक रूपरेखा दी थी कि हम वैक्सीन डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, उसके ऊपर कॉपरेशन करेंगे। वैक्सीन तो एक तरह से हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, और जो वहाँ की फिजिकल सिक्योरिटी, अगर डिजास्टर्स आते हैं तो उसमें कोलैबोरेशन। तो एक तरह से एक नया रुख आ गया था
जी। ये जो हमारी जो अप्रोच है इंडो पैसिफिक की तरफ, और क्वाड की भी जो अप्रोच थी, जो 4 देश हैं, जी। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा में हम आगे जाएंगे। और ये जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड हमारी अप्रोच नहीं है, जी। हमारी अप्रोच डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और ग्लोबल साउथ और इमर्जिंग इकोनॉमीज को जोड़ने के लिए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत तमाम पहलुओं पर हमसे करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो बातें हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रही है और रक्षा मंत्री ने भी इसी को लेकर तमाम बातें कही हैं और ये बातें दूरगामी यहाँ पर परिणाम दिखाती हुई नजर आती हैं, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई छवि है, जो भारत का कद है, वो लगातार वैश्विक स्तर पर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए भारत हमेशा से बात करता रहा है शांति और समृद्धि की, और यही शांति और समृद्धि जो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि पूरी दुनिया को साथ में ले चलने की बात जो है, जो कवायद है, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाती हुई और भारत के कद को और ज़्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।